बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज हम कोरोना वायरस के ऊपर तो बात करेंगे ही, कुछ अहम पेशरफ्त है इस सिलसिले में, और दूसरा मुल्की सियासी मंजरनामे को थोड़ा डिस्कस करेंगे, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रोल और वो कहाँ खड़ी है उस पर बात करेंगे। तो कोरोना के ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है, गुफ्तगू में उनसे बात करेंगे, और अगले हिस्से में चौधरी आसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पर बात करेंगे। शामी साहब, अभी पाकिस्तान में तो 21,474 मरीज हो चुके, अमवात 500 तक जा पहुंची हैं। पंजाब में 8,103 केसेस आए हैं और सिंध में 7,882 केसेस सामने आए हैं। लेकिन आज वफाकी काबीना में लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया है। कौमी राब्ता कमेटी जल्द इस हवाले से हतमी फैसला करेगी, और यहाँ पंजाब में भी बुज़दार सरकार ने यह फैसला किया है कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। 8 मई को हतमी तौर पर ऐलान किया जाएगा। बताया जा रहा है कपड़े की दुकानें मखसूस औकात के लिए खोल दी जाएंगी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। तो एक तो ये मौजू भी है। दूसरा अहम खबर यह है शामी साहब कि अमवात में इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों पर जो मलेरिया की दवा थी क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन, उसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। एक स्टडी की जा रही थी आजमाइशी तौर पर, तो उसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। और दूसरा जो घरों में आइसोलेशन का एक प्लान था, उस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने क्या SOPs तैयार किए हैं। ये दो मामला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की खिदमत में रखते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले बात कर लें साहब। सामने डॉक्टर साहबा जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये यानी आप जो खबरें आ रही हैं कि नरमी की जाएगी लॉकडाउन में, तो आप समझती हैं कि उसके लिए SOPs तैयार हो चुकी हैं और लोगों को आगाही हो चुकी है, और जो डिसिप्लिन मतलूब है वो नाफिज किया जा सकेगा? देखिए, मेरा ख्याल है शामी साहब, जहाँ तक ताल्लुक है डिसिप्लिन का, वो तो आपको और मुझे दोनों को एहसास है कि हमारी माशाल्लाह कौम जो है वो कितनी डिसिप्लिन है, और उनको अगर आप इंस्ट्रक्शंस दें तो वो किस तरह फॉलो करते हैं, और फिर ये सारी बातें सख्ती से करवानी पड़ती हैं, और जब सख्ती से करवाते हैं तब हमारे पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी आती है। अब आया मसला कि जी हम लॉकडाउन किस तरीके से करेंगे। आपको पता है कि हम इस वक्त रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे लाहौर की तो हमने इसलिए बहुत बड़ी रैंडम सैम्पलिंग की है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि लाहौर में इस वक्त इस वबा की दबाव कितना ज़्यादा है। और आज के दिन में हम ऑलरेडी 5,043 के टेस्ट जो हैं ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हमने अपने तादाद टेस्टों की भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, और टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त बढ़ के 8,275 हैं। लेकिन एक दो बातें जो बहुत अहम हैं आप लोगों को बताना, वो एक ये कि रिकवर भी इसी 8,275 में से 2,867 लोग रिकवर होकर घर भी चले गए हैं। और इसके अलावा ये भी है कि मेजॉरिटी हमारे जो लोग हैं 90% उनमें बहुत कम सिम्टम्स हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस पे कोताही करें या किसी किस्म की थोड़ी सी भी लापरवाही करें। वजह यह है कि जब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ने शुरू होते हैं तो फिर जो वल्नरेबल ग्रुप है, ख़ास तौर पे वो लोग जो बूढ़े हैं या जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि जब बढ़ेगा तो नेचुरली उसमें फिर पॉपुलेशन के अंदर वो लोग जो हैं वो इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, NDMA के जो अदादोशुमार हैं या कौमी इदारे जो अदादोशुमार जारी करते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारी जो टेस्टिंग की कैपेसिटी या सलाहियत है वो दिन ब दिन बेहतर हुई है। 40,000 तक यौमिया टेस्ट या 50,000 तक के फिगर्स जारी किए जाते हैं कि हो सकते हैं। लैब्स जो 3-4 थी सर्टिफाइड, वो भी बढ़कर दर्जनों 50-55 तक मुल्क भर में फैल चुकी हैं। तो उसकी क्या वजह है कि इसके बावजूद जो टेस्ट करने की कैपेसिटी है वो आज भी 4-5 हज़ार तक सबसे बड़े सूबे में सामने आ रही है? क्या ये कोई हिकमत अमली के तहत महदूद की जाती है या कुछ और वजूहात है? नहीं, मेरा ख्याल है किसी एक हिकमत अमली के तहत नहीं की जाती। इम्पॉर्टेंट ये है, दुनिया के किसी कोने के अंदर भी इलेक्टिव टेस्टिंग नहीं की जाती। ये तो नहीं किया जाएगा ना कि हर बंदा जो है उसका टेस्ट कर दिया जाए बाकायदा। इसी के लिए आज अगर 5,000 की फिगर्स हैं, तो आज से चंद दिन पहले आप लोग इस बात पे तनकीद कर रहे थे कि आपने सिर्फ 2,000 की या 1,700 की हैं, तो बढ़ा के 5,000 इसलिए की है क्योंकि द नंबर ऑफ, देखें 2-3 चीज़ें फैक्टर सामने आ रहे हैं। एक तो हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, फिर आपको पता है कि बाहर से बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स भी अब आ रही हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बाहर से आ रहे हैं, उनकी भी बाकायदा टेस्टिंग होनी शुरू हो गई है। तो नेचुरली नंबर ऑफ़ टेस्ट जो बढ़ाते चले जाएंगे, और कैपेसिटी
रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह ये कि जिस तरह ये इसके नंबर बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो लोग हैं जो फॉर एग्जांपल 8,275 जो पॉजिटिव आए हैं, इनके दोबारा भी तो टेस्ट करने हैं ना, तो द कैपेसिटी हैज़ टू बी इंक्रीज, ताकि जब आप इनको नेगेटिव करार देंगे तो फिर इन सारों के दोबारा टेस्ट होने, और एक दफ़े नहीं होंगे, दो दफ़ा होंगे। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के जी जो लोग सेहतमंद होकर घर जा रहे हैं उनके भी टेस्ट होने हैं, और जो आगे मजीद नए डिटेक्ट हो रहे हैं उनके भी होने, और ये तादाद मजीद बढ़ाई जा रही है। लाहौर में डॉक्टर साहब जो रैंडम सैंपलिंग हो रही है उसके नतीजे में लाहौर में ये फैलाव जो है इस वायरस का दूसरे सूबों के मुकाबले में या दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले में कम है क्या? नहीं जी, सबसे ज्यादा है। यही जो अब परेशान कुन बात यह है कि लाहौर का शहर जो है उसमें इस वक्त 2,953 लोग जो हैं वो पॉजिटिव निकले। इसमें से ठीक है रिकवर भी कर रहे हैं, 550-600 बंदे जो हैं वो रिकवर के घरों को भी जा चुके हैं, बल्कि शायद आज कुछ और रिजल्ट्स आएंगे जिसमें। लेकिन इसका ये मतलब है कि फैल रहा है ये लाहौर के अंदर, और हमने ये सारी इसके ऊपर बाकायदा हिकमत अमली जो है इसकी तैयारी की जा रही है। कल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने हम सारी प्रेजेंट करेंगे जो ये रैंडम सैम्पलिंग्स की हैं कि किन लोगों में बहुत ज़्यादा है, किन लोगों में कम है, और किन एरियाज़ में ज़्यादा और किन एरियाज़ में कम है, ताकि उसके मुताबिक जो अपनी हिकमत अमली हमने डिसाइड करनी है अगले चंद दिनों के अंदर, पर्टिकुलरली लाहौर जैसे शहर के लिए। बिकॉज आपको पता है कि ये पहले दिन से मैं आपको बताती चली जाई हूँ कि लाहौर एपी सेंटर बनेगा हमारा, और इस बात से तो मैंने कभी इनकार ही नहीं की। एंड नेचुरली नाउ इट्स बिकमिंग एन एपी सेंटर, बिकॉज सबसे बड़ी तादाद जो वो कहते हैं अगर लाहौर अकेले की आबादी जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की है, और पूरे पंजाब की अगर आबादी हम कहते हैं 10 करोड़ की है, तो फिर इसका मतलब 1/10 जो है वो तो पंजाब के लोग जो हैं वो लाहौर में ही रहते हैं। 36 अजला का अगर हम हिसाब किताब कर लें तो आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि लाहौर हैज़ टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। लाहौर को आपने एक अलहदा मत में देखना है। दो और मौजूद है शामिल साहब। एक तो वो जो मलेरिया की दवा का इस्तेमाल हो रहा था इनिशियली, तो ट्रंप साहब ने भी उसका नाम लिया और कुछ मुस्बत नताइज भी उसके आए दुनिया भर में। पाकिस्तान में भी उस पर ट्रायल शुरू हुआ कंट्रोल स्टडी की सूरत में। आज ये बताया जा रहा है कि अमवात में इजाफा हुआ है और वो उस वजह से क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। ये क्या मामला डॉक्टर साहबा? देखिए जी, ये अभी तक मेरे पास तो ये रिपोर्ट नहीं आई। मैं जो हमारे दोनों रिसर्चर्स काम कर रहे हैं उन दोनों से मैं पता करके फिर आपको डिटेल बता सकूंगी इफ देयर हैव बीन सम रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ अस। वरना मेरी इतला के मुताबिक अभी तो कोई ऐसी रोकथाम नहीं हुई एंड पीपल हैव बीन यूजिंग दिस ड्रग। मैंने इसलिए डॉक्टर साहब जिक्र किया कता कलामी की माजरत, जी माजरत, कता कलामी की माजरत इसलिए जिक्र किया कि बिलाल चौधरी हमारे हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो ये खबर आज लेके आए, वो बराह रास्त मौजूद है। उनसे ज़रा हम पूछ लेते हैं कि आप सुन लें कि वो किन सोर्सेज को कोट करें। बिलाल, ये मलेरिया की दवा कोरोना पेशेंट्स पर इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया, बज़ाहिर ये कहा गया शरह अमवात में इजाफा हुआ, ये स्टडी किसने की, क्यों रोकी गई? आपके पास क्या खबर है? यास्मीन राशिद साहबा सुन रही हैं आपको। जी बिल्कुल जामी साहब और मैडम भी मौजूद, हमको भी हम सलाम पेश करते हैं। बेसिकली ये कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के जो मेंबर हैं प्रोफेसर साकिब सईद, उनकी जानिब से जो रिकमेंडेशन दी गई है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो क्रिटिकल पेशेंट थे उनमें कोरोना जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन बना के जो अद्वियात उनको दी जा रही थी उनको फौरी तौर पे कल से हमने बंद कर दिया गया है। और आज भी म्यो हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं और इसके अलावा भी जितने भी पेशेंट हैं उनको जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का जो एंटीबायोटिक जो अद्वियात है वो बिल्कुल भी देनी बंद कर दी गई है। उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया है कि ऐसे अफराद जो कि वायरस से बचाव के हवाले से भी एहतियाती तौर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भी जो है वो अपनी जिंदगियां जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। और ऐसे जो शहरी हैं उनको भी चाहिए कि इन किस्म की जो अद्वियात है इसको पूरी तौर पर टाल किया जाए। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि खासकर ऐसे मरीज जो कि कोमोर्बिडिटीज में थे, जिनको 1 से 2 बीमारियां थी, उन पे जब ये दवाई जो वो खा रहे थे क्रिटिकल पेशेंट, तो वो हार्ट बीट जो हार्ट का जो रेशो थी वो बढ़ रही थी, जिस वजह से कई ऐसे मरीज जो है वो मौत के मुंह में भी जो है वो चले गए हैं। तो इस हवाले से उनकी जानिब से पूरी तौर पर इसको सर्व करने के जो है वो बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये कुछ लोगों ने जब ये दवा का नाम मंजर आम पर आया तो कुछ लोगों ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस दवा का इस्तेमाल हफ्ते में 2 गोलियां खाना शुरू कर दी थी, नौबत तो यहाँ तक जा पहुंची थी।
देखें, हिफाजती तदाबीर जो खुद लोग इख्तियार करें उस पर तो कभी भी हम कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये जो बाकायदा ट्रायल्स की जा रही हैं उसका यही मकसद है। और मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि कल भी मेरी इन सब एक्सपर्ट ग्रुप से जब मीटिंग हुई थी, कल सुबह तक तो साकिब सईद साहब ने ये बात मेरे सामने नहीं रखी थी। अभी जो बात हो रही है उसमें है कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं विद कोमॉर्बिडिटीज, नेचुरली इफ समबडी हैज अ हार्ट प्रॉब्लम या हेपेटिक प्रॉब्लम है, ये उनके ऊपर दे माइट हैव नोटिस सम साइड इफेक्ट्स, पर ये नहीं है कि देयर इज डेफिनेट एविडेंस कि जी जो माइल्ड वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी और कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो उसके ऊपर ये इफेक्टिव नहीं है। तो ये एकदम इस तरह की स्टेटमेंट मेरा ख्याल है किसी को भी देना अच्छा नहीं लगता जब तक मैं सारी डिटेल्स पता करके और फिर आपके सामने जब ये स्टडी कोई हो रही होती है तो उस वक्त तो उसके नतायज बड़ी एहतियात से मुरतब होते हैं, फिर उनके उसको देखा जाता है, फिर मेरा ख्याल एक आपके लेवल पे भी उससे आगे भी उसको डिस्कस किया जाता है। तो आज ये एक स्वीपिंग सी स्टेटमेंट नहीं लगती, जो एक गैर जिम्मेदारी की बात भी लगती है जो बयान जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड है। मैं पता कर लेती हूँ इसके बारे में, क्योंकि एक सिंपल बात है कि ये जो स्टडीज़ हैं इनकी बाकायदा ड्राफ्ट से परमिशन ली गई है। ये स्टडी बगैर परमिशन की नहीं होती, मरीजों की बाकायदा कंसेंट ली जाती है, मरीजों की इजाज़त ली जाती है, उनको बताया जाता है कि आपको ये मेडिसिन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये दीज आर बेसिकली ट्रायल्स दैट वी आर रनिंग। और ये ट्रायल सारी दुनिया में इसी तरह किया जाता है और हम भी वो सारे वो नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई रिसेंट इनके सामने आई है कोई पिक्चर, तो मेरा ख्याल है जब तक मैं पूरा उसकी डिटेल नहीं लूँगी मुनासिब नहीं लगता कि मैं उसके ऊपर कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट दे दूँ। एक और छोटा सा मौजू रह गया, होम आइसोलेशन के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, कोई SOPs वज़ा किए गए हैं? अगर है तो वो आगाह कीजिए सुनने वालों को, देखने वालों को। जी, वो होम आइसोलेशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था अब तक तो वी वर नॉट प्रैक्टिसिंग होम आइसोलेशन, लेकिन क्योंकि अब तादाद मरीजों की बढ़ रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके में कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं है या सिम्टम्स नहीं होने के बराबर हैं, उनके बारे में अब सोचा जा रहा है कि होम आइसोलेशन उसकी एक बाकायदा वाज़ा पॉलिसी जो है वो हमने पहले भी फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाई थी मार्च के एंड में। अब उसके ऊपर मज़ीद काम कर रहे हैं हम और अगले 2-3 दिन के अंदर वो पॉलिसी हम सामने डॉक्टर साहब जो होम आइसोलेशन में घर के अंदर जगह की भी निगरानी तो होनी चाहिए ना, जैसे अब कराची के डॉक्टर फरकान साहब निगरानी के साथ ही होगा। वो होम आइसोलेशन में थे लेकिन हालत बड़ी खराब हो गई और फिर इंतकाल कर गए। तो ये जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं बिल्कुल सही, उनके ऊपर भी तो निगरानी तो होनी चाहिए ना, तो उनसे राब्ता भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी तरह जो होम आइसोलेशन में सबसे बड़ी बात है कि ऐसे किसी बंदे को नहीं भेजा जाएगा जिसमें कोई सिम्टम्स हो। ऑल सिम्टम पेशेंट्स विल बी इन हॉस्पिटल्स, तो उनका तो होम आइसोलेशन की सवाल ही नहीं पैदा होता। जिनके नहीं सिम्टम्स होंगे तो उनको इजाज़त दी जाएगी, बाकायदा एक फॉर्म भरा जाएगा, उस फॉर्म में सारी बातें समझाई जाएंगी, वो अपनी जिम्मेवारी पे जाके और फिर बाकायदा हम उनको मॉनिटर करेंगे और उनसे पूछ कुछ करते रहेंगे, वो अपने आप को आइसोलेट करके रखें और ज़रा सी भी अगर उनकी फील करते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, दे विल बी ब्रॉट बैक इनटू द हॉस्पिटल। उसकी एक बाकायदा एक पूरा प्रोटोकॉल बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। पिम्स में भी शामी साहब 8 डॉक्टर्स को कोरोना मुस्बत आया। कल डॉक्टर फुरकान का हम उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया था, तो आज 8 डॉक्टर मजीद पिम्स में और पिम्स में जो यानी पिम्स में जो डॉक्टर्स को प्रोटेक्टिव गियर है वो अवेलेबल नहीं है। ये दावे क्या है? डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कुछ कहते, कभी दावा करते हैं, कभी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब करते हैं, और फिर पिम्स जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है उसमें डॉक्टर्स के ऊपर ये गुजरी है। ये तमाशा क्या लगा रखा है यहाँ? बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक सर लेते हैं। तो आज कुछ सियासत भी हमने बात करनी है, एक ब्रेक के बाद आसिन इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, कोरोना की तो हमने बात कर ली, करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी प्रायोरिटी के ऊपर, लेकिन कुछ मुल्की सियासत से भी दिलचस्प खबरें और दिलचस्प बयान सामने आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप कह लें फिर मैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक ट्वीट किया है कि तो मुझे बड़ा पसंद आया जो शेर इसमें इस्तेमाल किया गया है। इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि कोरोना से पहले पाकिस्तानी मईशत जो है वो बहुत तरक्की कर रही थी, तो ये उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो माशाल्लाह आइसोलेशन में हैं, बिजलियों से अपना भी कुछ भरम तो बाकी है। अच्छा, जल गया मकान यानी
था कोई मकान अपना। अच्छा, खासा अच्छा उन्होंने इंतखाब किया, बरमहल। बड़ा अच्छा शेर लगा मुझे। चलें, अच्छा सर, चलें इन्हीं पे बात हमने करनी है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब हसन इकबाल साहब आज प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी। अच्छा सर, बात ही करनी है। पहले तो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ एक बयान, आपको भी और हसन इकबाल साहब को भी, तो उनसे राय लेते हैं उस बयान के ऊपर। आज साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर दस सर आप एक बयान सुनिए। आप ही के पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कल हामिद मीर साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए एक बयान दिया था। आप भी चूंकि किसी ज़माने में वज़ीर दाखिला रहे तो आप बाखबर तो होंगे हालात वाक़या, चाहे वो आपसे पहले क्यों ना रूनमा हुए हों। देखिए, हसन साहब कोई हवाओं में बात नहीं की, उन्होंने इवेंट्स को याद करते हुए कैटेगोरिकल स्टाइल में कहा है कि वो सहूलतकार थे उस धरने के। आपके पास भी कुछ ऐसी ही खबर रही जब आप वज़ीर दाखिला बने तो? देखिए, मैं इस पे तो कुछ ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज़ादी मार्च आ रही थी इस्लामाबाद, तो अपोजिशन के साथ हुकूमत की मुज़ाकराती टीम बातचीत के लिए आई और वो मुसर थी कि हम इस इज्तिमा को इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन का ये इसरार था कि आप लोग भी डी चौक पे आए थे, हमें शहर के अंदर आने दें और हम आपको मुकम्मल जमानत देते हैं कि बहुत पुरअमन होगा। तो इस पर परवेज खटक साहब ने कहा था कि हम डी चौक पर खुद नहीं आए थे, आप ही के वजीर दाखिला के कहने पर आए थे। ये वो बात है जो उन्होंने सारी अपोजिशन क़यादत के सामने कही थी। तो मेरे तक ये वो चीज़ है जो जिसका मैं शाहिद हूँ। तो ये तो अगर वजीर दाखिला चाहते हैं तो वो रुक जाते। जी, उनका तो यही एक मतलब निकाला जा सकता है कि उन्होंने कहा कि हमें रोका नहीं गया या हमें किसी तरह से कोई रुकावट नहीं थी और हमें इजाजत दी गई कि हम डी चौक तक आ सकें और हम आ गए, तो लिहाजा हम तो इजाजत के साथ आए थे, हम आपको इजाजत नहीं दे रहे, आप नहीं आ सकते। शामी साहब, ये तो तस्दीक हो गई, यानी हसन इकबाल साहब ने तो जो सुना परवेज खटक साहब से, चलिए उसकी जो जावेद लतीफ साहब बबंगे दोहल कह रहे हैं उसकी तो तस्दीक हो गई यहाँ पे। उसका अब ये तो चौधरी निसार अली खान साहब का भी तो एक मौक़िफ़ होगा ना, जब वो सुना जाएगा तो फिर देखेंगे कि क्या हालात होते हैं, उनमें आदमी किस तरह फैसला करता है। लेकिन इससे कतई नज़र आसन ज़रा ये बताइए कि आप मुस्लिम लीग का एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है कल, शहबाज शरीफ साहब ने तलब किया है। देखिए जी, नहीं, मुस्लिम लीग नून का एक पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप है और हम तकरीबन हर 2 हफ्ते में इजलास करते हैं जिसमें कि सूरत हाल का जायजा भी लेते हैं और फिर अभी हाल ही में हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास। तो आसिन साहब, अभी इत्तला ये मिली कि चूंकि आपका एक मुतालबा था कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से, उसमें कई तजावीज़ ज़ेर गौर आ रही थी, लेकिन अब शिबली फराज साहब ने आज ही बताया कुछ देर पहले कि पीर को इजलास तलब कर लिया गया जिसमें कोरम की निशानदेही नहीं की जाएगी ताकि सहूलत से अरकान आ सकें। तो अब तो आप मुतमईन हो गए ना, राजी हो गए? जी, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम है हुकूमत का, चूँकि इस वक्त अगर आप देखिए अदलिया भी काम कर रही है, अदालतें भी काम कर रही हैं, एग्जीक्यूटिव भी काम कर रही है, काबीना के इजलास हो रहे हैं, सूबाई हुकूमतों के इजलास हो रहे हैं। अगर पार्लियामेंट इस मौके पे डिसफंक्शनल हो तो बड़ा गलत मैसेज जाता है। इसीलिए फिर हमने इसके लिए रिक्वेजिशन की थी कि हुकूमत को कहा जाए कि वो लाजमी कौमी असम्बली का इजलास बुलाए ताकि वहां पर हम हुकूमत से भी सवाल कर सकें, पूछें कि उसकी क्या हिकमत अमली है। और खास तौर पर कोरोना ही नहीं बल्कि अब कोरोना के बाद जो रिकवरी है उसके लिए हुकूमत का क्या प्लान है। तकरीबन $5 अरब से ज्यादा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिलीफ मिला है, तो क्या हमने वो सारा रिलीफ खसारे के अंदर जिसके जरिए हम इकोनॉमी को जंप स्टार्ट कर सकते हैं, आगे लेकर चल सकते हैं। तो ये वो बहुत ऐसे मौजूआत हैं कि जिन पर जरूरी था कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए और इसमें अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी। तो आसन साहब, ये आपके पास भी कोई प्लान है या आपने गौर किया, कोई तजावीज़ है जो आप पेश करेंगे? जी शामी साहब, हम तो मुसलसल इकोनॉमिक प्लान पेश करते रहे। मिसाल के तौर पे देखिए, हुकूमत ने अब 2 महीने बाद इंटरेस्ट रेट्स को डाउन किया है और हम बहुत देर से कह रहे थे कि 13% पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, खुद हुकूमत को इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है, ये 9% पे लाया जाए।
फिर हमने बहुत देर से हुकूमत को कह रखा है कि आप पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है इसको कम से कम 50 रुपए पे लाएं, चूंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में ये क्रैश कर चुकी है, अभी भी बहुत ज्यादा है। इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होगी, इससे सार्फिन को भी फायदा होगा। फिर चूंकि तेल की कीमत कम हो गई है, बिजली पैदा करने की लागत कम आ चुकी है, तो हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि पे बिजली और गैस के निर्खों में 1/3 कमी की जाए, ताकि उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, सार्फिन को भी फायदा पहुंचेगा, रिलीफ मिलेगा। इसी तरह जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनके लिए भी हमने हुकूमत को तजवीज़ दी थी कि उन्हें जीरो रेटेड किया जाए और उनसे जो ड्यूटी बाद में पे बैक करते हैं ये सिलसिला खत्म किया जाए, ताकि उनके वर्किंग कैपिटल्स का मसला ना हो। तो इसी तरह ज़राअत के लिए एक पैकेज की जरूरत है, किसानों को उनको खाद और अद्वियात सस्ती दी जाए, जीएसटी उससे खत्म किया जाए। तो आप ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है शहबाज शरीफ साहब, ये भी खुद शरीक होंगे इजलास में? जी इंशाल्लाह जरूर शरीक होंगे। ठीक। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि जो अब मुस्लिम लीग नून के बारे में ये खबर आ रही है कि उसके मजीद लोगों की गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन ईद के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये सूरत हाल जो है आप इसको किस तरीके से इसका मुकाबला करने का सोच रहे हैं? देखिए, इसको तो हम मुकाबला करेंगे, ये हुकूमत की बौखलाहट है। इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, क़यादत ने हर तरीके की कुर्बानी दी है, लेकिन उससे मुस्लिम लीग नून की आवाज़ दबी नहीं है, ना हमारी मकबूलियत में कमी आई है। हुकूमत असल में चूंकि खुद नाकाम हो चुकी है, इसके पास ना सलाहियत है, ना अहलियत है, ना विजन है, ना तजुर्बा है। ये अब लोगों की तवज्जो इसी तरह कभी गिरफ्तारियों में, कभी कोई नई बहसें छेड़कर, कभी 18वीं तरमीम की बहस छेड़ देंगे, कभी कोई अब मजहबी बहस छेड़ देंगे, कभी ये नवाज शरीफ साहब की बीमारी को बहस बना लेंगे। तो टॉक शोज में ये चाहते हैं इन्हीं चीजों पे बहस होती रहे, इनसे कोई ये ना पूछे कि चीनी माफिया, आटा माफिया पे कब गिरफ्तारी हो रही है, इनसे कोई ये ना पूछे कि तरमीम का जिक्र कर दिया, इसी पे हमने बात आपसे करनी थी, पहले क्या कर दिया था। हसन साहब, इसी पे आपसे बात करनी थी, 18वीं तरमीम का आपने खुद ही जिक्र छेड़ा है, तो इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ कोई यूनानिमसली कोई ओपिनियन बन चुकी है कि इस पे आपने क्या लाहम इख्तियार करना है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, साफी साहब को तो कह रहे थे कि हसास मामला है, मिलकर हल किया जा सकता है, और फिर जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू में भी वो ऐसे पैगामात उन्होंने दिए जिससे तासुर मिलता है कि वो चाहते हैं कि अगर आप थोड़ा नरमी का मुजाहरा करें तो हम आपके साथ ताउन को तैयार हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ऑन द कॉन्ट्ररी, वो तो ब्लंटली जाके गुफ्तगू करते हैं किसी और मिजाज में, किसी और बयानिए के साथ। देखिए, 18वीं तरमीम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से पास की थी, और इससे हमारे 60 साल का जो सूबाई खुद मुख्तारी का तनाज़ा था वो हल हुआ था। लिहाजा अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी एक पार्टी की ख्वाहिश के ऊपर ये चेंज नहीं हो सकती। इसको तब्दील करने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी के झगड़े को दोबारा खड़ा कर देंगे। उसी के तहत हमने मशरकी पाकिस्तान से हाथ धोया है। अगर किसी के पास कोई तजवीज़ है कि 18वीं तरमीम के तहत उनसे काम नहीं चल रहा, उसके क्या मुतबादल तजवीज़ है वो पेश करें, वो तो करते नहीं। हमने 18वीं तरमीम के साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट 3200 अरब रुपए 5 साल में स्पेंड किया। हमने 18वीं तरमीम के साथ ही फौज को 500 अरब के करीब इजाफी बजट दिया दहशतगर्दी की जंग लड़ने के लिए। हमने 18वीं तरमीम के साथ ही CPEC जैसे मंसूबे पे अमल दरामद किया। हमने 18वीं तरमीम के साथ ही आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का तरक्याती बजट दुगना किया। असल मसला, लेकिन वो मेरा सवाल तो सर वही रह गया ना सर, मेरा सवाल नहीं रह गया ना कि आपका लाहे अमल क्या होगा अगर इस मामले में बहस छिड़ती है। आपसे अगर कहा जाता है, कुछ इतलात हैं कि नून लीग से राब्ते भी किए गए हैं इस मामले पर, एक तो उसकी तस्दीक करें कि क्या वो राब्ता हुआ बाकायदा, और दूसरा अगर होता है राब्ता तो नून लीग का लाहे अमल क्या होगा, उनका जवाब क्या होगा? क्या वो हामी है कुछ इसमें बेहतरी करने के लिए, या बिल्कुल इसे ना छेड़ा जाए, ये आपका मौकिफ होगा? मैं इस पर आपकी राय जानना चाह रहा हूँ वाज़ेह तौर पर। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी जो सियासत की अलफ बे से वाकफियत रखता है वो समझता है कि 18वीं तरमीम को छेड़ने का मतलब पाकिस्तान के वफाक को कमजोर करना है। लिहाजा मुस्लिम लीग नून किसी ऐसी तजवीज
की हमायत नहीं कर सकती जिससे पाकिस्तान का वफाक कमजोर हो। असल मसला 18वीं तरमीम नहीं है मेरे भाई, असल मसला इन हुक्मरानों की नालायकी है, इनकी नासमझी है, इनकी ना तजुर्बेकारी है। इनसे मुल्क चल नहीं रहा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब इनको 18वीं तरमीम में तकलीफ नजर आती है, कल को किसी और चीज में आएगी। हमने तो गाड़ी चला नहीं सकते, ये गाड़ी का स्टीयरिंग ही खराब है। तो इसी गाड़ी को 18वीं तरमीम के साथ हमने बहुत अच्छा चलाया है। असल मसला ग्रोथ है। जब आप ग्रोथ खत्म कर देंगे, 2% पे मईशत को ले आएंगे, तो फिर किसको कहां से वसाइल मिलेंगे? किसी को नहीं मिलेंगे। हमारी जो आबादी का दबाव है, हमारे जो नौजवानों की तादाद है, 2 मिलियन हर साल रोजगार के लिए मार्केट में आते हैं। हमें तो 6-7% की ग्रोथ रेट चाहिए। हमें इन्होंने 5.8 से गिरा के 2 से भी नीचे ले आके खड़ा कर दिया है। यहां पे तो बलवे होंगे, यहां पे तो एक दूसरे की आप गर्दनें काटेंगे, एक दूसरे से नोचा छीना झपटी करेंगे। क्योंकि जब पाई सुकड़ती है, जब वसाइल सुकड़ते हैं और मांगने वाले और उसको वसाइल के ऊपर तलबगार बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ धींगा मुश्ती होती है। इसका एक ही इलाज है कि इकॉनमी को ग्रो करें। इकॉनमी ग्रो तब करेगी जब आपके पास पायदार सियासी निजाम होगा, इंक्लूसिव गवर्नेंस होगी और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज आपकी ठीक होंगी। आपको पता होगा आपने इस मुल्क को कैसे चलाना है। ये तो दिन ब दिन एक दलदल में हमें फेंक रहे हैं। मगर हसन ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है कि उनसे कुछ लोगों के राब्ते थे इलेक्शन से पहले एस्टेब्लिशमेंट के, और एक काबीना भी फाइनल हो गई थी और 2 अखबार नवीस जो थे उनके जरिए को बातचीत भी चल रही थी। तो अब भी आप कोई ऐसी सूरत है, कोई किसी सतह पर कोई राब्ता हो रहा है इस दलदल से निकालने के लिए, ताकि कोई इज्तिमाई कोशिश जो है वो बुरे कार लाई जा सके? देखिए, जो सुहेल वड़ाइद साहब का कॉलम था उसकी खुद उन्होंने वजाहत कर दी है कि जो कुछ उन्होंने लिखा है उसे पैराए से मुख्तलिफ अंदाज में मीडिया ने उठाया है और उसको उछाला है। ऐसी बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने उसी को इंटरव्यू बना के भी छापा है। जी, तो बात यह है कि ये किसी किस्म की मुगालता मैं नहीं समझता कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ है मार्च 2018 में, और उससे पहले जो बलूचिस्तान की हुकूमत का हादसा हुआ है, तो शायद मेरे नहीं ख्याल के किसी के ज़हन में कोई मुगालता रह गया था कि आने वाला नक्शा क्या होगा। और ये पूरी दुनिया का मीडिया अगर आप उठा लीजिए, बड़े बड़े जो मुस्तनद अखबारात हैं और रसाइल हैं, वो जो तज्जिए 2018 के इलेक्शन के लिख रहे थे कि फैसला कर लिया गया कहीं किसी जगह कि मुस्लिम लीग नून को नहीं आने देना और अब पीटीआई को लेकर आना है। और उसी की वजह से हमारी मईशत की डाउनवर्ड स्लाइड शुरू हुई जब बैनुल अक़वामी सरमायाकारों में एक बेयकीनी चली गई, चूंकि सबका ये ख्याल था कि PMLN विल रिटर्न और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होगी। तो आज हम ये उसी 2018 के हादसे की कीमत अदा कर रहे हैं और न जाने कितनी देर अदा करते रहेंगे। अभी जो आपने कहा कि कोई बातचीत हो रही है, हम बातचीत समझते हैं कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन की जमातों को करनी चाहिए। और एक हद तक मैंने जैसे जेल से भी लिखा था कि अब ये एक ऐसा वक्त है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को सोचना पड़ेगा कि 1973 के आइन की अमलदारी पर हम मिलकर कैसे 10 साल के लिए एक फ्रेमवर्क बनाएं कि जिससे मुल्क स्टेबल चल सके। ठीक, आज़म साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज हमारे पास भी प्रोग्राम वक्त कम था, इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और रोज़ बात होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।